इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट एच इज अ परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है। बट द इशूअर में कॉल द इंस्ट्रूमेंट एट एनी पॉइंट एंड पे द होल्डर पार अमाउंट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है? ये इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट एच जिसका नाम है ये एक फाइनेंशियल एसेट्स है। ये परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि इस पे, जैसे कि मान लो हमने कहीं 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, तो उस पे क्या होता है, 1 करोड़ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट इंडेफिनिट टाइम के लिए मिलता रहेगा उस पे। उसे ही परपेचुअल मतलब क्या? कंटिन्यूअसली उस पे वो कभी एंड नहीं होगा, उसका कोई लाइफ फिक्स्ड लाइफ नहीं होता है, उसका लाइफ इन्फिनिटी होता है। यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का लाइफ इनफाइनाइट होता है। उस पे क्या होता है कि इंटरेस्ट हमें कंटिन्यूअसली मिलते रहता है, लेकिन प्रिंसिपल का पेमेंट कभी भी नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट बट इशूअर में कॉल इंस्ट्रूमेंट एट एनी पॉइंट, यानी कि बोल रहा है कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हमने जिससे खरीदा होगा, जिसने इशू किया होगा, उसके पास राइट है, ऑप्शन है कि वो कभी भी कॉल बैक करके वो उसे वापस ले सकता है, और उसके बदले होल्डर एट पार, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 1 करोड़ रुपीज, वो 1 करोड़ रुपीज वापस करेगा, और प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ड्यू, उस पर जितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया होगा उस वक्त तक उतना हमें प्रिंसिपल के साथ साथ वो इंटरेस्ट लौटा करके वो अपना जैसे बाय बैक करते हैं ना इक्विटी शेयर्स वगैरह का, उसी तरह से ये इंस्ट्रूमेंट इशूअर के पास ये ऑप्शन है, राइट है कि ये कॉल भी कर सकता है। हालांकि इसका लाइफ इंडेफिनिट है, यानी कि परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है, फिर भी इशूअर के पास ये राइट है कि वो आपसे कभी भी वापस मंगवा सकता है। उसके बदले आपको वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 करोड़ रुपीज है, और प्लस पे उस पर जितना इंटरेस्ट उस वक्त तक ड्यू होगा, वो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ वो प्रिंसिपल पे कर देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट एच पेज अ मार्केट इंटरेस्ट रेट, वो मार्केट के इंटरेस्ट रेट से हमें इंटरेस्ट पे करता है इंस्ट्रूमेंट होल्डर को, जो होल्ड करता है उसे। बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेड अनलेस द इशूअर इज एबल टू रिमेन सॉल्वेंट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो कैन नॉट बी मेड, नहीं पे किया जा सकता है यदि ईश्वर जो है रिमेन सॉल्वेंट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड, यानी कि इंटरेस्ट देने के बाद वो ऐसा ना हो कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वो सॉल्वेंट रहेगा तभी तो वो इंटरेस्ट पे कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको मान लो 1 करोड़ रुपीज पे इंटरेस्ट तभी देगा जब तक वो सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट हो जाएगा तब तो वो दे ही नहीं पाएगा। हाँ, डेफर्ड इंटरेस्ट डज नॉट एक्रू एडिशनल इंटरेस्ट, यानी कि डेफर्ड इंटरेस्ट जो है, मान लो आपने जो कंपनी को 1 करोड़ रुपया दिया है, उस पे उसने कमिटमेंट किया था, आपको कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको 10% पर एनम, यानी कि 10 लाख रुपीज पर एनम के रेट से आपको मार्केट रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो हर साल आपको 10 लाख रुपीज इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में उसने तो दे दिया इंटरेस्ट, लेकिन सेकंड थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट नहीं दिया। तो सेकंड ईयर का 10 लाख और थर्ड ईयर का 10 लाख वो आपको फोर्थ ईयर में मिलना चाहिए था। लेकिन आप सोचो कि जो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में जो आपका 10 लाख रुपीज मिलता, क्या वो फोर्थ ईयर में उसका वैल्यू 20 लाख ही होगा? नहीं, उसका वैल्यू बढ़ा हुआ होगा, यानी कि उस पे भी हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यानी कि 10 लाख मान लो हमें सेकंड ईयर में मिल जाता, तो उस 10 लाख को हम फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर देते 10% पर एनम के रेट से, तो यानी कि 1 साल 2 साल के लिए हम 10% पे अर्न करते। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल, मान लो इलस्ट्रेशन 9 है, इसमें आपने यहाँ पे आपने 1 करोड़ रुपीज आपने इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ रुपीज आपने इन्वेस्ट किया एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, यहाँ पे इसने कमिटमेंट जो किया था, तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पे कर दिया, आप भी खुश हो गए कि इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन सेकेंड ईयर में आपको ये 10 लाख रुपीज नहीं मिला, और थर्ड ईयर में भी ये 10 लाख रुपीज नहीं मिला। तो फोर्थ ईयर में क्या होना चाहिए था, आपको ये 10 लाख मिलना चाहिए था, ये 10 लाख मिलना चाहिए था, यानी कि 10 लाख ये वाला और ये वाला, और इस पे
2 ईयर्स का इंटरेस्ट, यानी कि 1 ईयर एंड 1 ईयर, 2 ईयर्स का इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। यानी कि ये जो 10 लाख है फर्स्ट ईयर का, उस पे 10% के रेट से आपको 2 ईयर्स का मिलना चाहिए था इंटरेस्ट। यानी कि 10% का 10 लाख है, 2 लाख रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। ये हो गया इसका और इसका, फर्स्ट ईयर 1 साल और 2 साल, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया था, सेकेंड ईयर में नहीं हुआ था, तो सेकेंड ईयर का ये जो इंटरेस्ट था वो तो मिलना ही चाहिए। प्लस इस पे चूंकि ये 2 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए 2 साल का इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। ये इस 10 लाख पे डिले करके मिल रहा है, यानी कि 2 लाख एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। यानी कि ये 12 लाख जो होगा वो इसके बदले मिलना चाहिए, इस 10 लाख के बदले। और फिर ये 10 लाख हो गया, तो इस पे भी 1 साल, चूंकि एक थर्ड ईयर में मिला नहीं था, तो 1 साल का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हुआ, तो 10% इस पे भी मिलना चाहिए। यानी कि 10 लाख प्लस 10%, यानी कि 11 लाख रुपीज आपको इस साल मिलना चाहिए। हाँ, ये इसके बदले मिला, ये इसके बदले मिला, और ये फोर्थ ईयर का जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो तो आपको मिलना ही चाहिए। यानी कि टोटल जो आपको मिलना चाहिए ये 33 लाख रुपीज मिलना चाहिए। लेकिन ईश्वर ने क्या किया, आपको सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपीज ही दिया। यानी कि ये 10 लाख सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का एंड फोर्थ ईयर का, ये 30 लाख रुपीज दिया। यानी कि 3 लाख रुपीज जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ईश्वर ने कंसीडर नहीं किया। यदि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कहीं ना कहीं आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको नहीं मिला इस अमाउंट पे। आप सोचो ना, ये 30 लाख रुपीज जो है, यदि इसे हम यहाँ पे 10% के रेट से हम पुल करेंगे तो कितना आएगा? ये 30 लाख थोड़ी ना, 10 लाख थोड़ी ना आएगा, ये उससे कम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इस पे हमें टाइम वैल्यू को ईश्वर ने कंसीडर नहीं किया है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे जब हम फाइनेंशियल एसेट्स लिखते हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप वो यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज लिखोगे। 1 करोड़ रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल एसेट्स। इसका जो मेजरमेंट है ये कैसे आप करते हैं, इसका मेजरमेंट और ये फाइनेंशियल एसेट्स है या नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिसीव हो रहा है नहीं, इसको आप किस मेथड पे, एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, मैं हर एक एग्जांपल में ये बात डिस्कस करता हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, इस तीनों मेथड में कौन सा एप्लीकेबल होगा। इसका 2 क्राइटेरिया है, एक तो है एंटिटी स्पेसिफिक, जिसमें हम बिजनेस मॉडल चेक करते हैं कि एंटिटी का बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरा क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि हम ये चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट जो है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट ये पास हो रहा है कि नहीं। यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट हम कब बोलेंगे पास हुआ, जब उस पे उसका प्रिंसिपल और प्लस उस पे इंटरेस्ट मिले। और ये जो इंटरेस्ट होता है ये बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट को कंसीडर करता है। बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट में क्या आ जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके बाद क्रेडिट रिस्क। मैंने पिछले कई क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया है कि ये इंटरेस्ट किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि कितने टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस बॉन्ड में, उस फाइनेंशियल एसेट्स में, उस पे आपका इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा। मान लो कोई आपको 5 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट या पैसा ब्लॉक करके रखता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ना इंटरेस्ट लोगे। 1 साल में ही कोई आपको 10% दे रहा है, कोई 5 साल में 10% देगा, तो कहीं ना कहीं आप 1 ईयर वाले में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि उसमें आपको कम 1 ईयर के लिए ही पैसा ब्लॉक रहेगा। तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। रिस्क हम असेसमेंट करते हैं कि रिस्क किस में हमें ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा उसमें हम ज़्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा ज़्यादा होगा, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी हमें ज़्यादा चाहिए। जिसमें हमें कम इंटरेस्ट, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में हम इन्वेस्ट करते हैं, FD में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए हम कम इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो ये जो है इंटरेस्ट इन सारी बेसिक लर्निंग अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा। और
एक है कि इंडेक्सेशन। इंडेक्स हम करते हैं करेंसी, अपने इंटरेस्ट रेट को उसी करेंसी में, जिस करेंसी में ये बॉन्ड इशू हुआ है, ये फाइनेंशियल एसेट्स इशू हुआ है, उसी करेंसी से यदि लिंक किया होगा तो उसे हम बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट मानेंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया पास होना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास करने के लिए। यदि ये दोनों जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे हमें ये दोनों चीज मिलेगा तो हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास किया है। अब इस एग्जांपल में इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या हुआ है कि एक तो पहली बार ये परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है। परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट पे तो हमें कभी तो प्रिंसिपल तो मिलेगा ही नहीं, प्रिंसिपल तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये हमारा यही क्राइटेरिया फेल हो गया कि हमें प्रिंसिपल ही नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो यदि टाइम डेफर्ड यदि कर दिया गया है उस इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर के द्वारा, यानी कि हर साल वो टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ है और डेफर्ड कर दिया गया है। जैसे कि इस केस में मैंने बताया था ना कि सेकेंड एंड थर्ड ईयर का इंटरेस्ट को डेफर्ड करके फोर्थ ईयर में पे किया है, यानी कि 2 साल के लिए इसको 2 साल के लिए डेफर्ड कर दिया, इसके लिए इसको 1 साल के लिए डेफर्ड कर दिया। लेकिन इस पे वो इंटरेस्ट नहीं देता है, डेफर्ड इंटरेस्ट पे नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहा है, यानी कि बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट ये फॉलो नहीं कर रहा है। बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट में ये सब आना चाहिए था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को उसे कंसीडर करना चाहिए। तो ये दूसरा बात ये भी फेल हो गया। और तीसरी बात देखो, हाँ तो ये तो बोल दिया है कि वो सॉल्वेंट वाला पॉइंट है जिसका कोई मतलब नहीं है। ये दो जो था, एक परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट और दूसरी ये डेफर्ड इंटरेस्ट डज नॉट एक्रू एडिशनल इंटरेस्ट, यानी कि हमने जो इंटरेस्ट को, यानी कि ईश्वर ने जो इंटरेस्ट को डेफर्ड किया है उस पर कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि ये बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ पॉइंट वाले पॉइंट को, कंसेप्ट को ये वायलेट कर रहा है, यानी कि इंड एस को ये वायलेट कर रहा है। इंड एस यही बोलता है कि जो हम कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट तभी पास मानेंगे जब उस पर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रिसीव होगा, और इंटरेस्ट में बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट कंसीडर किया जाएगा। बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट में मैंने 3 चीज बताया, एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक क्रेडिट रिस्क और दूसरा जो करेंसी से उसे इंडेक्स कर देते हैं वो। अब देखते हैं, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, नेचर ऑफ कैश फ्लो, यानी कि नेचर इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नहीं रिसीव कर रहा है, बस यही। यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल, या तो आप लिख देंगे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट नॉट पास्ट या फेल्ड, या तो ये फेल हो गया या नहीं पास किया, या नहीं तो नो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ऑन इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एच, इस पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। इसका नेचर ऑफ कैश फ्लो का, इसका नेचर पूछ रहा था कैश फ्लो का नेचर क्या है, तो हम ये लिखेंगे। अब आंसर पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट का। द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और नॉट पेमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो आर नॉट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नहीं आ रहा है, नॉट पेमेंट्स ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के तहत जो हमारा पेमेंट था प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का वो नहीं आ रहा है। दैट इज बिकॉज द इश्यूअर में रिक्वायर्ड टू डेफर्ड, जिसकी वजह से डेफर्ड इंटरेस्ट, यानी कि इश्यूअर जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एच का, उसे डेफर्ड कर रहा है इंटरेस्ट को। पेमेंट एंड एडिशनल इंटरेस्ट डज नॉट एक्रू ऑन द डेफर्ड इंटरेस्ट, यानी कि एडिशनल इंटरेस्ट जो है उससे डेफर्ड इंटरेस्ट पे जो देना चाहिए वो नहीं दे रहा है इश्यूअर। एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट अमाउंट आर नॉट कंसिडर्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि वो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट था, वो ये जो हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट था, ये उस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, इंटरेस्ट अमाउंट आर नॉट कंसिडर्ड फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नॉट कंसिडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है उसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया है, यानी कि इग्नोर कर दिया है। इफ इंटरेस्ट अकर्ड ऑन डेफर्ड अमाउंट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कुड बी पेमेंट ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यही बोल रहा है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया है वो कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट जो है,
और यदि यहाँ पे इससे लिख देना चाहिए था कि नो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, बात वही है, घुमा फिरा करके लिखा है, डिप्लोमेटिक आंसर दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो आप यही लिख देना कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास नहीं हुआ है, या नो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एच। और यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ये इस वर्ड जो है इंटरेस्ट एक्रू कर देता ऑन डिफर्ड अमाउंट पे, तो उसे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो माना जाता। वुड बी पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, तो उसे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास माना जाता यदि वो इस वर्ड इस बात को कंसीडर कर लेता, यानी कि डेफर्ड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दे देता। तो अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर यही हो गया कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट यहाँ पे पास नहीं हुआ, यानी कि नो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नहीं हो रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एच पे।